हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है भाई सभी के। आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। ठीक है, तो बहुत ही बेहतरीन ढंग से आप लोग तैयारी कर रहे हैं और इसी तरीके से आप अपनी तैयारी को मजबूत रखें, बनाए रखें। और आपका यूपी बोर्ड का पेपर होने वाला है, तो हर एक सब्जेक्ट पर, हर एक टॉपिक पर आप अपनी पकड़ बना के रखें। तो देखिए, आज हम मिलते हैं आज हम नए टॉपिक के साथ शुरुआत करते हैं। देखिए, नया टॉपिक क्या है, लेसन नंबर 4 क्लास 10th की ये क्लास है। लेसन नंबर 4 की बात करें तो लेसन नंबर 4 में आप लोग क्या क्या पढ़ेंगे, कार्बन एवं उसके यौगिक। कार्बन एवं उसके यौगिक में ये कार्बन क्या होता है, कार्बन से संबंधित चीज़ें क्या होती हैं और उसके यौगिक क्या होते हैं, कार्बनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, दैनिक जीवन में उनका उपयोग क्या है, हम किस तरीके से इनका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें हम आज पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, ये लेसन नंबर 4 है आपका। लेसन नंबर 4 नाम क्या है मेरे भाई, नाम है लेसन नंबर 4 का कार्बन एवं उसके यौगिक। कार्बन एवं उसके यौगिक। चलिए, तो हम लोग थोड़ी देर के लिए, अब पहले हम लोग बात करेंगे किस पे, कार्बन पे बात करेंगे। किस पे बात करेंगे भाई, कार्बन पे। एक सेकेंड, चलिए। देखिए, हम लोग कार्बन पे बात करेंगे कि कार्बन होता क्या है, कार्बन से संबंधित चीज़ें क्या क्या होती हैं। सबसे पहले बात कर लें कार्बन। तो कार्बन जो होता है बच्चों, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6, और इसका परमाणु भार कितना होता है, 12। इसी से संबंधित सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है ना, कार्बन से रिलेटेड सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6, और कार्बन का परमाणु भार कितना होता है, 12। अगर हम बात करेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, तो सबसे पहले यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो आएगा 1s2, यहाँ पर आएगा 2s2, उसके बाद आता है 2p। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, यहाँ पर तो 2 और 2 4 हो चुका है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, इसकी पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2, और दूसरी कक्षा ये और ये है, तो दोनों के इलेक्ट्रॉनों को जोड़ लीजिए, तो दूसरी कक्षा में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4। ठीक है, बात समझ में आई। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, देखिए, तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे इसके बारे में कि इसके वाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। अगर कार्बन के वाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन हैं तो कितने बंध बनाएंगे, ये 4 बंध बनाएंगे। बात को समझिए। देखिए, किसी भी परमाणु के वाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होना आवश्यक होता है, तो वो अपनी अस्थायी कक्षा को प्राप्त कर लेता है। अष्टक नियम के अनुसार किसी भी परमाणु के वाह्यतम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। बट यहाँ पर आपने देखा कि इसके वाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4 इलेक्ट्रॉन हैं। इसका मतलब ये है कि ये अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों का संयोग करेगा, 4 इलेक्ट्रॉनों का संयोग करेगा, और ये कितने बंध बनाएगा, 4 बंध बनाएगा। समझ में आया। अगर मैं कहूँ कि कार्बन किस प्रकार का एटम होता है, तो आप बताएंगे कार्बन जो होता है वो चतुर्संयोजी, ठीक है ना, चतुर्संयोजी परमाणु होता है। चतुर्संयोजी परमाणु का मतलब होता है बच्चों, यानी कहने का मतलब है इसके वाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और कितने इलेक्ट्रॉनों से संयोग करेगा, 4 इलेक्ट्रॉनों से संयोग करेगा। अब यहाँ पर ध्यान से समझिए, आगे बढ़ जाता हूँ मैं। अगर बात करें, यहाँ से आप लोग समझेंगे थोड़ी देर के लिए हाइड्रोकार्बन। ठीक है ना, हाइड्रोकार्बन क्या होता है, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन के बारे में समझते हैं कि हाइड्रोकार्बन होता क्या है। दरअसल हाइड्रोकार्बन की अगर हम बात कर लें तो इसमें 2 चीज़ें आ रही हैं, हाइड्रोजन और कार्बन। हाइड्रोजन और कार्बन, देखिए हमारे आसपास कार्बन की एक विशाल श्रृंखला मौजूद है। हम लोग अगर बात करते हैं तो भोजन करते वक्त और कोई भी चीज़ का सेवन करते हैं
तो उसमें विशेष मात्रा में हमको क्या मिलता है, कार्बन की मात्रा मिलती है। हमारे आसपास माहौल में भी बहुत सारा कार्बन है। तो हम आज इस टॉपिक के अंतर्गत कार्बन को ही कवर करेंगे, पूरी तरीके से कार्बन की ही स्टडी करेंगे, ठीक है ना। देखिए हाइड्रोकार्बन क्या होता है, तो कार्बन और हाइड्रोजन दोनों आपस में यहाँ पर मिलेंगे, तो वे यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन। बोलो समझ में आया। चलिए हम इसे नोट भी कर देते हैं, आप भी लिख सकते हैं, इसे नोट कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए, या तो फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए हाइड्रोकार्बन का मतलब कैसे लिखेंगे, यहाँ से वे यौगिक लिखेंगे, वे यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं, कार्बन से मिलकर बने होते हैं, उन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं बच्चों, हाइड्रोकार्बन कहते हैं, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, बात समझ में आई। यहाँ से हमने क्या क्या कहा, आपको क्या बताया कि वे यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन। ठीक है ना, हाइड्रोजन से हाइड्रो उठ कर के आया है और यहाँ से कार्बन शब्द ले लेंगे तो वो क्या कहलाएगा, हाइड्रोकार्बन। तो वे यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन। समझ में आया। चलिए यहाँ से अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं विथ एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल के तौर पर आप इसे समझेंगे तो देखिए एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल किस तरीके से आप समझा सकते हैं, इसको ध्यान से समझिए। जैसे हमारे पास एक कार्बन है, अभी मैंने बताया कि भाई 4 चतुर्संयोजी होता है कार्बन परमाणु, अर्थात अपने आसपास 4 परमाणुओं से क्या करता है, संयोग करता है। और 4 परमाणुओं से जब संयोग करेगा तो टोटल इसे कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी, इसके वाहतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन तो होते ही हैं, और ये 4 लोगों से और संयोग करेगा। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन से संयोग कर लिया और यहाँ हाइड्रोजन दे देते हैं, यहाँ हाइड्रोजन दे देते हैं, यहाँ हाइड्रोजन दे देते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या समझ में आ रहा है कि इसमें 2 ही चीज़ें उपस्थित हैं भाई, कार्बन और हाइड्रोजन। तो कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से जो कंपाउंड बनता है उसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। बोलो समझ में आया। ठीक है ना, हाइड्रोजन और कार्बन के संयोग से जो कंपाउंड बनेगा उसे क्या कहेंगे, हाइड्रोकार्बन। इसे संक्षिप्त रूप में अगर लिखेंगे तो इसे लिख सकते हैं CH4, और इसका नाम होता है बच्चों, क्या होता है, मेथेन। अब इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग इनके नेमिंग क्या होती है, किस तरीके से इनका नामकरण किया जाता है, IUPAC नेम क्या होते हैं इनके, ठीक है ना, सिंपल नेम क्या होते हैं, व्यापारिक नाम क्या होता है, इस तरीके से हम लोग इसमें पढ़ेंगे। बहुत सारी चीज़ों का इसमें कार्बन से रिलेटेड अध्ययन करने वाले हैं। चलिए और एग्जाम्पल देख लें, अगर हम और एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ से और एग्जाम्पल समझिएगा, हम बात कर लें, जैसे यहाँ पर C2 यहाँ से दे सकते हैं, C2H6 इस तरीके से दे सकते हैं भाई। यहाँ पर देखिए अगर हम कार्बन की बात करें तो मेरे पास ये एक कार्बन ये है, दूसरा कार्बन ये है, और हाइड्रोजन मेरे पास कितने हैं, 6। एक हाइड्रोजन मैं यहाँ जोड़ देता हूँ, एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ देता हूँ, एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ देता हूँ, 3 हाइड्रोजन इसमें जुड़ गया। एक हाइड्रोजन इसको यहाँ जोड़ दीजिए, एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दीजिए, एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दीजिए। अब जरा देखिए ध्यान से समझिए, यहाँ पर कार्बन की चारों संयोजकताएं पूरी होनी चाहिए। यहाँ से देखिए 1 2 3 4, ये इसका सर्कल पूरा हो गया, 4 इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लिया। और यहाँ पर बात करेंगे इसकी कार्बन की संयोजकता 1 2 3 4, ये पूरा हो गया। और थोड़ी देर के लिए अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन मेरे भाई, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। तो पहली जो कक्षा शुरू होती है वो 2 से शुरू होती है। तो
परमाणु की जो पहली कक्षा होती है उसमें कितना इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है? 2 इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है। यहाँ पर आपने देखा कि हाइड्रोजन में केवल और केवल कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 1 इलेक्ट्रॉन होता है। और हाइड्रोजन को अगर 1 इलेक्ट्रॉन और मिल जाए तो ये क्या हो जाएगा? अस्थायी हो जाएगा। बात समझ में आई? चलो यहाँ से एक डॉट सिंबल से भी दिखा सकते हैं इस तरीके से। जैसे देखिए, ध्यान से समझिएगा। जैसे अगर हम हाइड्रोजन की बात करते हैं, हाइड्रोजन के वाह्यतम कोश में केवल और केवल कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है ना। और यहाँ से अगर हम बात कर लें, जैसे Cl ले लेते हैं, क्लोराइड ले लेते हैं, तो क्लोराइड में अगर हम बात करते हैं तो इसके वाह्यतम कोश में बच्चों 7 इलेक्ट्रॉन होता है। वो कैसे? यहाँ पर परमाणु क्रमांक इसका कितना होता है? 17, ठीक है ना। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है। विन्यास करिए तो 2, 8 और 7 आता है, ठीक है ना। विन्यास करना मैंने आपको सिखा दिया है भली भांति। तो यहाँ से 7 इलेक्ट्रॉन इसके वाह्यतम कोश में होते हैं। अगर 7 इलेक्ट्रॉन की बात करूँगा, इस तरीके से आप दिखा सकते हैं। एक को डॉट से दिखाइए और दूसरे को क्रॉस से दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 7। तो 7 इलेक्ट्रॉन हो गए और इसको चाहिए कितने? 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अष्टक नियम पूरा करने के लिए ये हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। बोलो, बात समझ में आई कि नहीं? यहाँ से ये अगले हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और इसका अष्टक पूरा हो जाएगा। और हाइड्रोजन को चाहिए केवल और केवल कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 1 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी उसके वाह्यतम कोश में थे, ठीक है ना। 1 इलेक्ट्रॉन उसके वाह्यतम कोश में था और 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन से ले लिया, तो इसका जो है यहाँ पर ये अस्थायी तो प्राप्त कर लेगा, ठीक है ना। और एग्जाम्पल की बात कर लें और समझ लीजिए। जैसे अगर हम कह दें यहाँ पर NaCl की, ठीक है ना भाई, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने लिखा है NaCl, ये सिंपल साल्ट है, साधारण नमक है। तो यहाँ पर लुईस डॉट सिंबल किस तरीके से बनाएंगे? यहाँ पर सोडियम के वाह्यतम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 1 इलेक्ट्रॉन होता है सोडियम के वाह्यतम कोश में। वो आपको कैसे पता चला? क्योंकि सॉरी, यहाँ पर सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। अगर विन्यास करिएगा तो 2, 8, 1 आता है। इसके वाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। और यहाँ से Cl के वाह्यतम कोश में अभी मैंने बताया कि टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों? यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो क्लोरीन जो होगा अष्टक पूरा करने के लिए सोडियम के 1 इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। अब क्या यहाँ बताइए कि सोडियम भी इसके 1 इलेक्ट्रॉन को लेगा? कदापि नहीं लेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर मैंने दिखाया इसके वाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और इसको चाहिए कितना? 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए। और 7 इलेक्ट्रॉन किसी को देने के लिए होता ही नहीं है। देखिए 7 इलेक्ट्रॉन कोई इसको दे ही नहीं सकता है। लास्ट में ये क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है। सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन अपना त्याग देगा और दे देगा किसको? क्लोरीन को दे देता है। समझ में आया? चलिए आइए, हम लोग कहाँ पर थे? कार्बन की बात कर रहे थे। देखिए हमने यहाँ पर बताया कि कार्बन जो होता है, कार्बन चतुर्संयोजी परमाणु होता है भाई। इसकी अगर बात कर लें तो कार्बन चतुर्संयोजी परमाणु होता है, अर्थात कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4। बोलो, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है भाई? 4 होती है, ठीक है ना। कार्बन किस प्रकार का परमाणु है? चतुर्संयोजी परमाणु है। और यहाँ पर मैंने आपको बताया हाइड्रोकार्बन। चलिए यहाँ पर लिखा भी है कि कार्बन किस प्रकार का परमाणु होता है? चतुर्संयोजी परमाणु होता है। और मैंने हाइड्रोकार्बन के बारे में बताया कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है। मैंने कहा कि वे कंपाउंड, वे यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाया भी। देखिए यहाँ से मैंने समझाया, यहाँ पर ये क्या है? CH4, इसका नाम है मेथेन। बच्चों इसका नाम क्या है? मेथेन। अगर कार्बन है तो कार्बन यहाँ से 4 हाइड्रोजन से संयोग करके यहाँ पे बना लेगा मेथेन। और यहाँ पर अगर 2 कार्बन है और यहाँ पर हाइड्रोजन कितना होना चाहिए? 6। अभी कार्बन की चेन के बारे में अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर कार्बन की चेन जो होती है
कार्बन की चेन किस तरीके से बनती है। देखिए मैंने लिखा एक कार्बन, सिंगल बॉन्ड, कार्बन, सिंगल बॉन्ड, कार्बन, सिंगल बॉन्ड, कार्बन, कार्बन, इस तरीके से दे दिया। अब यहाँ से हमें देखना है कि कितने हाइड्रोजन से संयोग करेगा। यहाँ पर जरा ध्यान से देखिए, इसके पास कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे भाई, 3 हाइड्रोजन से संयोग कर लेगा। और ये कितने हाइड्रोजन से संयोग करेगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिएगा ये 2 हाइड्रोजन से संयोग करेगा। यहाँ पर देखें तो ये भी कितने हाइड्रोजन से संयोग करेगा, 2 हाइड्रोजन से। अगला वाला जो होगा वो भी कितने हाइड्रोजन संयोग करेगा, 2 हाइड्रोजन से। और लास्ट वाले कार्बन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ कितने हाइड्रोजन आएंगे, 1 2 3। यहाँ पर आपको देखना है कि क्या सभी की कक्षाएं पूरी हैं। यहाँ कार्बन की देखिए 1 2 3 4 ये पूरा है। यहाँ पर इस कार्बन के बारे में देखिए 1 2 3 4 ये पूरा है। इस कार्बन की बात करें 1 2 3 4, इस कार्बन की बात करिए 1 2 3 4, इस कार्बन की बात करिए 1 2 3 4, यानी सभी के बंध क्या हैं, पूरे हैं। तो इस प्रकार के जो कंपाउंड होते हैं बच्चों, यानी हाइड्रोजन और कार्बन 2 ही आपको देखने को मिलेगा। हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा हाइड्रोकार्बन में कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। ठीक है ना, समझ में आया। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं, जो कि मैंने आपको दिखा भी दिया। ठीक, चलो अब हम लोग पढ़ेंगे कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक कंपाउंड किसे कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम लोग दवाओं का सेवन करते हैं, उसमें भी कार्बन की मात्रा मिलती है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग कुछ चीज़ें जलाते हैं तो जो उसके डस्ट के साथ, जो धुआं के साथ काला काला पदार्थ निकलता है वो भी क्या है, कार्बन है। जैसे मान लीजिए कि आँखों में काजल लगाते हैं तो वो उसमें भी आपको कार्बन की मात्रा मिलेगी। कोई तेल का इस्तेमाल करते हैं उसमें भी कार्बन की मात्रा मिलेगी। ठीक है ना। तो जो चीज़ें, ज़्यादातर चीज़ें हमारे माहौल में जितनी भी चीज़ें हैं तो लगभग 80% चीज़ों में हमको क्या देखने को मिलता है, कार्बन देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए हम लोग कार्बन को किस तरीके से, कार्बनिक कंपाउंड किसे कहते हैं बच्चों, कार्बनिक कंपाउंड यानी कार्बनिक यौगिक क्या होता है। तो अगर हम बात करते हैं तो वे यौगिक जो कार्बन से मिलकर बने होते हैं, ठीक है ना, वे यौगिक जो कार्बन से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, कार्बनिक कंपाउंड कहते हैं भाई। जो कार्बन से मिलकर बने होते हैं उन्हें कार्बनिक कंपाउंड कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम शैम्पू की बात करते हैं या किसी वसा की बात करते हैं तो उसमें किसकी मात्रा उपस्थित होती है, कार्बन की मात्रा उपस्थित होती है, वो कार्बनिक कंपाउंड होता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ पर थोड़ा से एग्जाम्पल समझ लीजिए कार्बनिक कंपाउंड में क्या क्या आ जाता है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास, अगर हम बात कर लेते हैं 1 मिनट, यहाँ से CH2OH और लिखेंगे CHOH, यहाँ पे लिखेंगे CH2OH। अब यहाँ पर देखिए ये एक तरीके का कार्बनिक कंपाउंड है क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा उपस्थित है। ये अगर नाम, इसका नाम की बात करें तो ये क्या है, ग्लिसरॉल। बच्चों इसका नाम क्या है, ग्लिसरॉल, जो कि साबुन बनाते वक्त यहाँ से ये निकलता है। तो जैसे मान लीजिए आप कपड़े पहनते हैं, कोई दवा का इस्तेमाल करते हैं, काजल लगाते हैं, तो हमें प्रमुखता में बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या मिलेगा, कार्बन मिलता है। चलिए तो यहाँ से हम अब कार्बन के कंपाउंड तो देख लिए, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे इसमें, यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है ना, केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है, केमिकल बॉन्डिंग यानी रासायनिक बंध क्या होता है, रासायनिक बंध। अब देखिए समझिएगा रासायनिक बंध क्या होता है। रासायनिक बंध, एक एक पॉइंट को आप लोग नोट करेंगे ताकि एक एक पॉइंट आपका नोट रहेगा तो छूटेगा नहीं, बिल्कुल आपको एकदम पढ़ने में बहुत ही आसान तरीके से आप पढ़ पाइएगा। ठीक है ना। हाँ, तो रासायनिक बंध क्या होती है। रासायनिक बंध अगर हम बात कर लेते हैं तो कोई भी यौगिक, ठीक है ना, अगर किसी भी यौगिक की बात करें, किसी भी कंपाउंड की बात करते हैं, अगर वो कंपाउंड अस्थायी कक्षा प्राप्त करना चाहता है, उसके वाह्यतम कोश पूर्ण नहीं है, तो वो क्या करेगा, किसी दूसरे परमाणु से क्या करेगा, संयोग करेगा।
जब कोई एक परमाणु दूसरे परमाणु से क्या करता है, संयोग करता है, तो उसके बीच में आकर्षण बल काम करता है, ठीक है ना। यानी जब कोई भी यौगिक परमाणुओं से जब मिलकर के बनता है तो परमाणुओं के बीच में भाई, परमाणुओं के बीच में क्या आता है, आकर्षण बल आता है। कौन सा बल आता है, आकर्षण बल। तो जो आकर्षण बल उनके बीच में काम करता है उसी को हम लोग क्या करते हैं, रासायनिक बंध, ठीक है। जैसे हम अभी एग्जाम्पल के थ्रू हमने समझाया आपको, जैसे मैंने कहा CH4, तो इसे इस तरीके से आप लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं, बोलिए। बिल्कुल हाँ, लिखा जा सकता है। अब यहाँ पर रासायनिक बंध क्या है, यानी जब ये परमाणु आपस में जुड़ रहे हैं तो इनके बीच में क्या है, आकर्षण बल है। भाई आकर्षण बल क्यों रहता है इनके बीच में, देखिए आकर्षण बल कहाँ पे काम करता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में काम करता है। तो यहाँ इनके बीच में आकर्षण बल होता है और इस बंध को हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक बंध, ठीक है ना। केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। और केमिकल बॉन्ड जो होता है वो केमिकल बॉन्ड की स्टडी जो करेंगे हम लोग, 3 प्रकार से इसकी स्टडी करेंगे, ठीक है ना। हाँ, यहाँ पर क्या करेंगे, इलेक्ट्रोवैलेंसी बॉन्ड, ठीक है ना। इलेक्ट्रोवैलेंसी बॉन्ड हो जाएगा, उसके बाद कोवैलेंट बॉन्ड हो जाएगा, उसके बाद कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो जाएगा। तो हम 3 प्रकार से यहाँ पर बंध पढ़ेंगे, ठीक है ना। वैद्युत संयोजी बंध, इसका नाम है वैद्युत संयोजी बंध, और इसको क्या बोलेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड, सहसंयोजी बंध, सॉरी कोवैलेंट बॉन्ड, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और यहाँ पर हो जाएगा उप सहसंयोजी बंध, ठीक है ना। इसे हम बोलेंगे वैद्युत संयोजी बंध, और इसे बोलेंगे सहसंयोजी बंध, और इसे बोलेंगे उप सहसंयोजी बंध। वैद्युत संयोजी बंध अक्सर कहाँ बनता है बच्चों, वैद्युत संयोजी बंध जो बनता है वो धातु और अधातु के मध्य में बनता है। देखिए जैसे अगर हम बात कर लें, मेरे पास सोडियम है, सोडियम, और मेरे पास क्या है, क्लोराइड आयन है। तो मैंने बताया अभी कि वैद्युत संयोजी बंध कहाँ बनता है, धातु और अधातु के बीच में। आपको पता है कि सोडियम क्या है, धातु है, और ये क्या है, अधातु है। सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, किसको दे देगा, इसको दे देगा। जब ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, इसका अष्टक पूरा हो जाता है। क्लियर हो गया, समझ में आया कि नहीं। चलिए, जैसे हमने यहाँ पर देखा MgCl2, MgCl2 फार्मूला होता है। अगर MgCl2 को लिखना चाहें तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, MgCl, और Cl को यहाँ भी लिख दीजिए, ठीक है ना। यहाँ पे Cl को थोड़ा इस तरीके से लिख सकते हैं, बढ़िया तरीके से Cl हो गया। और मैग्नीशियम के वाह्यतम कोष में मेरे भाई कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक इधर साझा कर देगा, एक इधर दे देगा, ठीक है ना। यानी मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर इसको 6 इलेक्ट्रॉन कहीं बाहर से मिल जाए तो अष्टक पूरा करेगा, लेकिन इसको 6 इलेक्ट्रॉन देने वाला कोई है ही नहीं है। तो विवश होकर के ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर देता है, डोनेट कर देता है। अब यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। जब ये अपना इलेक्ट्रॉन त्याग कर देगा तब ये अस्थायी कक्षा प्राप्त कर लेगा। देखो इसका विन्यास करेंगे, 2 8 2 आता है भाई, 2 8 2 आता है, तो अपने ये 2 इलेक्ट्रॉनों का क्या करेगा, त्याग कर देगा, ठीक है ना। तो अस्थायी कक्षा को प्राप्त कर लेगा। चलिए, इतनी सारी चीजें आपको कंप्लीट रहना चाहिए एकदम, ठीक है ना। बोर्ड पेपर के पर्पस से बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं इसमें, ठीक है ना। तो हमने आपको इसके बारे में हमने बताया, कार्बन एवं उसके यौगिक के बारे में जितनी भी चीज़ें आपको बताई हैं, पूरी की पूरी चीज़ें आप कॉपी में नोट करिए, नोट्स बनाइए, ठीक है ना। एक अच्छे स्टूडेंट की पहचान होती है कि वो क्या करता है, नोट बनाता है, नोट को देखता है और अच्छे से नोट बना करके प्रतिदिन आप उसका रिवीजन कीजिए। जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता है तब तक आप रिवीजन करें, ठीक है। ओके, समझ में आया। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं से समाप्त करते हैं। तो कंटिन्यू करेंगे इसके बाद लेकर आएंगे तो ये पूरा का पूरा चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। उधर से आपको पढ़ा ही रहे हैं तो उधर का उधर कंप्लीट हो जाएगा और पीछे से इस तरफ से कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो अगर क्लास आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और एक प्यारा सा कमेंट करें ताकि
हम समझ पाएँ कि कितने बच्चे समझ पा रहे हैं, कितने नहीं समझ पा रहे हैं। अगर कोई भी चीज़ें समझ में नहीं आता है तो ज़रूर उसमें कमेंट करिए और हम पूरी तरीके से कोशिश करेंगे आपको समझाने की, पूरा प्रयास करेंगे कि आपको समझ में आए चीज़ें। ठीक है।